क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4 है वेक्टर एंड 3D का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए हम लोग इसका सीरीज लेके चल रहे हैं ताकि हर तरह का क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग से गुजर जाए। और जब हर तरह का क्वेश्चन वो दिमाग से गुजर जाएगा, हर थ्योरी और कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाएगा, तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो कर सकता है। सीबीएसई 2019 का ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही आने की संभावना बनते हैं आपके एग्जाम्स में सीबीएसई में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, -1, 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6। यानी कि इस 3 पॉइंट से पास करने वाला जो हमारा प्लेन होगा, इस प्लेन का इक्वेशन आपको निकालना है। फिर कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 4, 3, 1। कह रहा है कि एक और ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो 4, 3, 1 से पास कर रहा है, और साथ ही साथ एक और कंडीशन दिया है कि एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन अबव। इस प्लेन का जो इक्वेशन निकाल लेंगे तो इसी प्लेन के पैरेलल होना चाहिए इस पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन, और उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट से पास करता हुआ इनफाइनाइट प्लेन होगा। ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ऐसे भी प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन होगा। लेकिन अगर एक प्लेन दे दे और कहे कि इस प्लेन के पैरेलल हमारा अगला प्लेन है, तो मान लो ये प्लेन है ऐसे, तो इधर वाला भी प्लेन ऐसे ही होना चाहिए और इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। यानी कि लोकेशन भी प्लेन का फिक्स हो गया। नहीं तो इस प्लेन के पैरेलल तो बहुत सारे प्लेन आएंगे ना, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही है बात? तो इसको पॉइंट को देने से क्या हो जाता है, लोकेशन फिक्स हो जाता है, और प्लेन के पैरेलल देने से क्या होता है कि प्लेन का रोटेशन फिक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया होता है तो उस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है? उस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो आप ये कहते हैं कि इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए और इसे आप सी मान लीजिए। तो आपको क्या करना होता है कि वेक्टर इक्वेशन एंड का दोनों पूछा है आपसे, वेक्टर इक्वेशन भी पूछा है और कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछा है। तो डायरेक्टली पहले कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं और फिर वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कार्टेशियन या वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उस वेक्टर पे, है ना, उसमें सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर निकालना होगा एंड ए सी वेक्टर निकालना होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल दें तो इसका अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और डॉट कर देंगे हम लोग आर माइनस कोई आर वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से इसमें घटाते हैं, यानी कि जो प्लेन का इक्वेशन होता है आर माइनस ए वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी इजकल टू 0। क्योंकि आर माइनस ए वेक्टर से क्या आता है कि प्लेन के ऊपर एक वेक्टर आता है, और ए बी क्रॉस ए सी से क्या होता है कि हमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के नॉर्मल, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो वो नॉर्मल वेक्टर का अगर डॉट ले लेते हैं हम लोग आर माइनस ए वेक्टर के साथ तो वो 0 होता है। ये प्लेन का इक्वेशन लिखने का तरीका भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग को अगर ए बी वेक्टर निकालना होगा तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तो बी का कोऑर्डिनेट जो होता है वही पोजीशन वेक्टर होता है, ए का कोऑर्डिनेट जो होता है वो ए का पोजीशन वेक्टर होता है। तो 3 में से 2 घटाइए 1 आई कैप, फिर 4 में से 2 घटाइए 2 जे कैप, और फिर 2 में से -1 घटाइएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 जे कैप। उसी तरह से अगर ए सी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो सी वेक्टर, बाद वाला वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को घटा दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब सी माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा? तो सी के पोजीशन वेक्टर में से हमको ए का पोजीशन वेक्टर घटाना होगा, यानी कि 7 - 2 यानी कि 5 आई कैप, 5 आई कैप। फिर 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 जे कैप, और फिर 6 में से -1 घटाएंगे तो एक्चुअल में 7 के कैप। ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब आर माइनस ए वेक्टर भी निकाल लिया जाए तो आर माइनस ए वेक्टर क्या होगा आपका? वो हो जाएगा, आर वेक्टर आपका x है तो x - 2 आई कैप, x - 2 आई कैप, फिर प्लस y - 2 जे कैप, और प्लस z माइनस लिखेंगे और -1 खुद है तो +1 हो जाएगा k कैप, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है STP, इसका मतलब होता है कि r माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्या
एसटीपी को 0 कर दीजिए, ये बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, है ना। और उसके बाद आप लिखिएगा नीचे ये डिटर्मिनेंट ऑफ x - 2, फिर y - 2, फिर z + 1, और फिर आप ए बी वेक्टर लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या है, ये है आपका। तो इसमें i j k का कंपोनेंट यानी कि 1 2 और 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर यहाँ पे फिर ए सी वेक्टर का कंपोनेंट, तो ए सी वेक्टर आपका ये है यानी कि 5 - 2 और ये 7, इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, हम इसको छोटा करके इतना तक प्रिंट कर लीजिए आप, क्योंकि हम इरेज करेंगे फिर बताएंगे आगे। अब देखिए अगला जो है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x - 2 लिखेंगे, और ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, और 7 2 14 और माइनस 3 2 6 करेंगे आप। तो इसमें भी माइनस है तो -6 आएगा, तो ये +6 बन जाएगा। फिर प्लस y - 2 लेंगे आप, और सॉरी माइनस के साथ लिया जाता है y - 2, और अगला ब्रैकेट में ये खत्म कहानी, ये खत्म कहानी, तो 1 7 जा 7 और -3 5 जा 15, ये हो गया आपका। फिर प्लस का z + 1 होगा, और इसके साथ ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, यानी कि -2 और माइनस ऑफ 5 2 जा 10 = 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 14 और 6 20, यानी कि 20x, और माइनस 20 दूना के 40, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 7 और 7 14, यानी कि 8 बचेगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 8y हो जाएगा, और -8 2 जा 16। फिर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आएगा माइनस का 12, तो माइनस का 12z हो जाएगा, और माइनस का 12 1 जा 12 हो जाएगा = 0। तो इस तरह से जो आपका इक्वेशन आया है वो 20x और प्लस 8y और माइनस का 12z, और नंबर्स को देखा जाए तो ये 40 है, ये 16 है और ये 12 है, तो जोड़ दिया जाए। तो 16 में अगर 40 को जोड़ा जाए तो 50 और 6 56 होगा, और 56 और 2 58 और 10 68, -68 = 0। तो सबसे पहले तो आप इसमें कॉमन देख रहे हैं कि 4 सीधे कॉमन है, 4 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 4 5 20, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, और फिर 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 = 0। तो ये आपका इस प्लेन का इक्वेशन है। अब इस प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद हमको ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना था जो इस पॉइंट से पास कर रहा था। एक और बात, इसका कार्टेशियन ही अभी निकला है ना। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो ये कोफिशिएंट है x y z, उसको r वेक्टर के साथ डॉट में लिखा जाता है। जैसे ये 5 है तो इसमें x के साथ है तो i लगा दीजिए, y के साथ है उसे j में लगा दीजिए, और z के साथ जो है उसे k में लगा दीजिए, और ये जो -17 है उसको हम बराबर को उधर भेज दें, क्योंकि r वेक्टर में खुद x i कैप y j कैप z k कैप होता है। तो जब डॉट लोगे कोरस्पॉन्डिंग का तो ये ऊपर वाला आ जाता है। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन हो गया। अब हमको अगला निकालना था एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन, जिसकी कहानी क्या थी कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा था और इसके पैरेलल था। अब जरा सोचो कि दो वेक्टर अगर पैरेलल, दो प्लेन अगर पैरेलल हो, तो अगर इस वेक्टर का नॉर्मल निकालें और इसका भी नॉर्मल निकालें तो दोनों फिर नॉर्मल भी पैरेलल होगा। मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हैं कि जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होता है वही हमारा उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो नाउ अ प्लेन है ना, प्लेन पासिंग थ्रू, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू 4 3 1 एंड पैरेलल टू प्लेन कितना, तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 = 0। हेंस डायरेक्शन रेशियो है ना, DRS डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज DRS ऑफ ऑब्टेन्ड प्लेन। क्या लिख देंगे, ऑब्टेन्ड प्लेन, ठीक है ना।
अब इसलिए आपका नॉर्मल वेक्टर जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आ जाएगा 5i कैप, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 कॉमा, अगर डायरेक्शन रेशियो की बात की जाए तो है ना, क्या डायरेक्ट लिख देंगे आप, तो डायरेक्ट आप डायरेक्शन रेशियोज ही लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, ये 5, ये 2 और ये -3z है तो -3, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैसे, अगर डायरेक्ट एक पॉइंट मालूम हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके पास एक पॉइंट हो और नॉर्मल वेक्टर मालूम है तो उस समय प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है आपका a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई माइनस, है ना, y माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 और इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन होता है जो x1 y1 z1 से पास करता है, और a b c उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है प्लेन के नॉर्मल का। तो हमको प्लेन का नॉर्मल का ये मालूम है, तो 5 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 आपका ये 4 होगा, प्लस 2 इंटू वाई माइनस y1 तो 3 होगा, प्लस c है ना, तो c आपका -3 है, और z माइनस z1 का मतलब 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 5x, यहाँ से 2y, यहाँ से -3z, और देखिए यहाँ से 20 आएगा माइनस में, यहाँ से 6 माइनस में, तो 26 हो गया, और ये प्लस का 3 यानी कि माइनस का घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्लस, माइनस का 20 है और ये माइनस का कितना है 6 है, तो 26 आपका माइनस में है और 3 प्लस में है, तो माइनस का 23 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये तो आपका कार्टेशियन इक्वेशन था प्लेन का, है ना, और इसी का वेक्टर इक्वेशन क्या लिख देंगे, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा आपका ये 5, 2 और -3 आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप और -3k कैप, और बराबर को उधर भेज दीजिए ये -23 को, तो ये +23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अब इसी का एक और करके क्वेश्चन दिया है, उसको बनाते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन that contains the lines r vector is equal to I cap plus j cap plus lambda into I cap plus 2j cap minus k cap, है ना, and the point -1 3 -4। क्वेश्चन को समझिएगा, हमको ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। प्लेन के ऊपर बहुत सारे लाइन होते हैं, उस लाइन में एक लाइन आपको दिया गया है, उसका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर ये लाइन मौजूद है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, और वो प्लेन इस पॉइंट -1 3 -4 को भी पास कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए। फिर आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 214 टू द प्लेन सो ऑब्टेन। अगर ये प्लेन का इक्वेशन निकल जाता है तो प्लेन के इक्वेशन निकलने के बाद इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल के बताना है कि वो कितना होगा। समझ गए बात को, यानी कि एक प्लेन के ऊपर हमको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो लिखवाएंगे, उससे बन जाएगा। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगाएं, हमको देखिए प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पे एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर का इक्वेशन चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए और प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर का मतलब हुआ कि प्लेन से वो नॉर्मली हो, वो तो निकलेगा नहीं। प्लेन के ऊपर एक, ये देखो, ये वेक्टर से क्या होगा कि ये वेक्टर से हमें ये पता चलेगा कि इस लाइन के पैरेलल, यानी कि अगर हम बोले एक बात करें तो इस लाइन के पैरेलल, इसके पैरेलल हम कह सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर ही एक वेक्टर हमें I कैप प्लस 2j कैप और -k कैप मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। a वेक्टर का मतलब हुआ कि इसके ऊपर एक पॉइंट जरूर होगा, क्या हमारा, तो यहाँ पे I कैप प्लस j कैप है, फिर लेमडा हो गया है, तो इसका मतलब 1, 1, 0, x में 1, y में 1 और z में 0। तो ये हमारा प्लेन के ऊपर एक पॉइंट 1, 1, 0 भी है, क्योंकि हमारा प्लेन पहले ही बोल रहा था कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो लाइन को कंटेन कर रहा है तो लाइन के एवरी पॉइंट को भी कंटेन करेगा। तो एक पॉइंट और हमको पता चल गया इस प्लेन के ऊपर, और इस प्लेन के एलोंग एक वेक्टर हमें पता चल गया I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। समझ में आया बात। तो अब इसके प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर निकालने के लिए हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा जो इसके ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर है, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर अगर हमको दो वेक्टर मिल जाए
तो क्रॉस लेने से उसके परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो एक वेक्टर हम अगर मान लेते हैं कि ये हमारा ए है पॉइंट, ये हमारा बी है, तो हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से। और ए बी वेक्टर का अगर क्रॉस ले लें इस वेक्टर के साथ तो हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर एलोंग गिवन प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमें प्लेन चाहिए उसके एलोंग हमको वेक्टर क्या क्या मिलेगा। तो एक मिल जाएगा ए बी वेक्टर, वो हो जाएगा ए बी के पोजीशन वेक्टर में से हमको ए का पोजीशन वेक्टर को घटाना होगा। तो यानी कि 1 - 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो 1 और माइनस ऑफ -1 तो +2 हो जाएगा। फिर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2j के हो जाएगा। और 0 में से -4 घटाएंगे तो +4 के कैप हो जाएगा। एंड हम ये कह सकते हैं कि हमारा बी वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर तो यहाँ पे हम माने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इस वेक्टर को डी वेक्टर, ठीक है ना। एंड डी वेक्टर जो क्या होगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लाइंस ऑन प्लेन। सो बस इतना ही, लाइंस ऑन प्लेन। अगर लाइन हमारे प्लेन के ऊपर है देन कि आपका डी वेक्टर ये आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप ये हमारा काम करेगा किस वेक्टर का, तो उसके ऊपर लाई करने वाला वेक्टर की तरह। चलिए ये हो गया। नाउ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, तो ए बी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और सुनिएगा, ये हो गया हमारा। फिर अब ये अगर नॉर्मल वेक्टर हो गया हमारा, और r माइनस ए वेक्टर हम जानते ही हैं, है ना। r माइनस ए वेक्टर हमारा क्या होगा, तो r का वेक्टर का मतलब हो गया कि x i कैप y j कैप z k कैप इस प्लेन के ऊपर आप मानते हो कहीं ना कहीं, और उसमें से आप a वेक्टर घटाते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये तो r आप मान ही लो, अगर ज़्यादा टेंशन में हो तो यहाँ पे कहीं मान लो x y z। अब r माइनस ए निकालने के लिए x में से -1 घटाएंगे तो x + 1 हो जाएगा i कैप, फिर प्लस में y - 3 j कैप, और प्लस में z -4 तो +4 k कैप। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ r माइनस, आप जानते हैं ना क्या हो जाता है प्लेन का इक्वेशन, r माइनस ए वेक्टर, फिर आपका ये ए बी वेक्टर, और आपका ये फिर डी वेक्टर का क्या एस टी पी, और ये 0। तो r माइनस ए वेक्टर का मतलब हो गया कि x + 1, फिर आपका y - 3, और फिर आपका z + 4। और यहाँ पे ए बी वेक्टर का कंपोनेंट, तो ए बी वेक्टर क्या है, 2 - 2 4, तो यहाँ पे हो गया 2 - 2 और ये 4। फिर ये आपका डी वेक्टर क्या है, 1 2 -1, तो ये आपका हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये -1, इसका वैल्यू 0, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा सिर्फ। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, देख लेते हैं। 1 2 -1 2 -2 और 4, बिल्कुल सही है। देखिए अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, ये 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और -4 × 2 = 8। फिर माइनस के साथ y - 3 होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा। ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, यानी कि 2 × 1 = 2 माइनस के साथ, और -4 × 1 = 4, और फिर प्लस z और +4 के साथ आपका होगा ये कहानी ब्लॉक, ये कहानी ब्लॉक, यानी कि 2 × 2 = 4, और -2 × 1 = 2 होगा, तो ये +2 हो जाएगा = 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा माइनस का 6, तो -6x, और -6, फिर यहाँ पे आएगा, देखिएगा -6 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6y - 6 3 = 18। फिर आपका ये देखिए, ये 4 और 2 6 हुआ, तो 6z
आपको क्या करना चाहिए था कि 6 कॉमन ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि सब में तो 6 घट के आ रहा है, तो 6 कॉमन लेते ही ये आपका सिंपल माइनस के साथ बचेगा, क्योंकि आपका -6 था ये, तो 6 कॉमन लिए थे। एक काम करिए -6 ही कॉमन ले लीजिए, तो -6 कॉमन लेंगे तो ये x + 1 होगा, और यहाँ पे देखिए ये आपका -6 कॉमन है तो माइनस के साथ ही आपका y - 3 बचेगा, और इसमें अगर -6 कॉमन लेंगे तो माइनस का z + 4 बचेगा = 0। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, सॉरी, x - y - z, यहाँ देखिए 1 और ये 3 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 3 और 1 4, अब माइनस का 4 है तो 0 हो जाएगा = 0। यानी कि ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। अब इस प्लेन का इक्वेशन को हमको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो हम जानते हैं कि r वेक्टर के साथ डॉट ले लेंगे, x के कोफिशिएंट 1 i कैप, y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 j कैप, और z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 k कैप = 0। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन पूछा था, तो हमने वेक्टर इक्वेशन लिख दिया। अब हमसे एक पॉइंट पूछा था कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले ये समझो क्या होता है कि प्लेन का इक्वेशन अगर ax + by + cz और +d = 0 होता है, तो और एक पॉइंट x1 y1 z1 से x1 y1 z1 से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तो उसका हो जाता है फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 + d का मॉड और डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। तो यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला, उसके बाद डी डिस्टेंस जो है वो हम निकाल लेंगे। प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारा, तो ये है हमारा प्लेन का इक्वेशन, यहाँ पे x - y - z = 0, और पॉइंट तो हमारा ये दिया ही है 2 1 4, तो यहाँ पे हम 2 1 4 की तरह यूज करेंगे। तो सीधा कहानी होती है कि इस पॉइंट को जैसे x1 y1 z1 था, उसको इस इक्वेशन में पुट किए थे तो ax1 by1 cz1 हुआ था, उसी तरह से 2 1 4 को इस इक्वेशन में तुम्हें पुट कर देना है। तो पुट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, फिर -y है और y का वैल्यू 1 है तो ये हो गया, फिर -z है और z का वैल्यू 4 है तो ये हो गया। अब मॉड लगा देंगे, अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, और -3 आएगा तो मॉड लगेगा तो 3 ही होगा, और बाई अंडर रूट में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3, यानी कि फाइनली हमने देखा कि ये √3 यूनिट हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि नीचे से कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका CBSE 2019 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, चलिए।